नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या हो चुकी है 96। देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। केंद्र से 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की कमी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश भर में 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित इस समय उत्तराखंड में। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ने लगी। देहरादून में तो सबसे ज्यादा इस समय संक्रमित पाए गए। केंद्र से 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की गई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की इस समय कमी देखी जा रही, क्योंकि केंद्र से मांग अब की गई है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते हुए चिंता का विषय है। 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 96। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। केंद्र से 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की कमी। उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोरोना के मामले चिंता का विषय। 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित। देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमित इस समय पाए जा रहे हैं। केंद्र से 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की गई है उत्तराखंड में, और ऐसे में कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरे देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और मामले जिस रफ्तार से बढ़ने लगे हैं, ये संकेत है कि सावधान हो जाइए जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो तमाम गाइडलाइंस होती है कोरोना के लिए, एक बार फिर से उसका पालन आप करें। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 96। सहयोगी हितेश देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। हितेश, जिस तरह से मामले बढ़ने लगे हैं, चिंता का विषय है और पूरे देश भर में आलम लगभग यही है, लेकिन उत्तराखंड में हालात अभी कैसे हैं? हितेश, उत्तराखंड में लगातार होना है, उससे ज्यादा 35 से ज्यादा संख्या देहरादून में है। लिहाजा इसके भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो बैठक है वो शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं उनको सही किया जाए, और जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज प्रदेश के, सब में अभियान चलाया जाए। लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य के अधिकारी है उनकी चिंता बढ़ रही है। उसी के लिहाज से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और हितेश लौट कर आऊंगा। फिलहाल यूपी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। लक्ष्मी नारायण जी, अनिल राजभर जी, ये निरपेक्षता कहीं दिखाई नहीं पड़ा। भैया जी, नीतीश कुमार ने कहा कि ओवैसी बिहार पर बयान देते हैं, वो आपकी बी टीम पर आरोप लगाते हैं, आपकी बी टीम है वो। अरे ये लोग किसके एजेंट हैं, पहले ये तो बता दें। एक साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 13-14 विभागों को 795 अधिकारी और कार्मिक प्राप्त हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देते हुए आप सभी का उत्तर प्रदेश के प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं।
उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। यह मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक तबके के बारे में और यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और ये धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज इसके तो चलिए फिर अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। एक बड़ी खबर राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर। आयोग ने एई की परीक्षा भी अब रद्द कर दी है। आयोग ने अब तक 3 परीक्षाएं रद्द की। परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित करेगी आयोग। पेपर लीक के कारण कई भर्ती परीक्षाएं निरस्त। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, आयोग ने एई की परीक्षा भी रद्द कर दी। आयोग ने अब तक 3 परीक्षाएं रद्द कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द की क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा नकल माफियाओं पर किस तरह से नकेल कसी गई। पेपर लीक के कारण कई परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं। संजय पुंडीर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से कई परीक्षाएं निरस्त हुई पहले, फिर पेपर लीक हुआ, कई लोगों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इधर देखिए फिर से वही सिलसिला जारी है कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। संजय, देखिए सागर, एक बार फिर लोक सेवा आयोग की ओर से जेई की पेपर जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पटवारी पेपर लीक प्रकरण था और उसके बाद एई प्रकरण था, दोनों ही मामलों में लगातार हमने देखा है कि एक के बाद एक कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि एक और परीक्षा रद्द हो गई है। हालांकि इसको लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। अगर परीक्षा की जाएगी तो उससे पहले एक विज्ञापन प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सरकार तमाम चौकसी के साथ आगे परीक्षा कराएगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों में लगातार ही जिस तरह से एक के बाद एक नकल माफिया गिरफ्त में आए हैं, तो बड़े खुलासे भी कहीं ना कहीं हरिद्वार एसआईटी और हरिद्वार प्रशासन ने किए हैं। यानी कहा जा सकता है कि आने वाली जो परीक्षा होगी उससे पहले तमाम इंतजाम करने होंगे, नकल माफियाओं पर नकेल कसना होगा, उसी के बाद परीक्षा की जाएगी। सागर जी, लेकिन जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, आगे कब इसकी तारीख होगी? क्योंकि कई छात्र तो परेशान है संजय इस समय। देखिए सागर, लगातार ही जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि परीक्षा होने से पहले एक लोक सेवा आयोग की ओर से एक पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद उसका विज्ञापन चलाया जाएगा, उसके बाद ही परीक्षा होगी। यानी कहा जा सकता है कि सरकार तैयारी में है। जिस तरह हमने देखा है कि सरकार इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है, पूरी चौकसाई के साथ आने वाली परीक्षा को कराने की तैयारी में है। क्या संजय वो छात्र संतुष्ट हैं जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं? सवाल तो ये हो जाता है, फिर से ना वो हंगामा करने लगे, फिर ना उपद्रव जैसे माहौल पैदा हो जाए। इस बात की भी तो गारंटी लेनी चाहिए।
देखिए लगातार ही जो छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो पूरे साल मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ नकल माफियाओं के चक्कर में जो सही छात्र यानी जो पढ़ने लिखने वाले छात्र वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह बीते परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के नाम आए थे, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही थी। उसके बाद अब जिस तरह छात्र आक्रोशित भी है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी क्या गलती है, यानी उन्होंने पूरे साल मेहनत की है पेपर देने के लिए, सरकारी नौकरी को पाने को लेकर उन्होंने मेहनत की है, लेकिन एक बार फिर सरकार ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अब कहा जा सकता है कि इस विषय में हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे भी बात हुई है, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीते कहा गया था लोक सेवा आयोग की ओर से कि अप्रैल माह के अंतिम दिनों में इस परीक्षा को करा दिया जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बुरी खबर है, उन्होंने जिस तरह से साफ एक आदेश जारी किया है कि परीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन इस विषय में अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि परीक्षा कब कराई जाएगी। सागर, चलिए बने रहेगा संजय, लौट कर आऊंगा। वहीं एक और बड़ी खबर, 6 अप्रैल को उत्तराखंड जाएंगे नितिन गडकरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देंगे नितिन गडकरी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून के दौरे पर। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कुछ नई योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को दे सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने गडकरी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निरीक्षण करने के साथ ही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अंतर्गत उनका एक तो जो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून का, उसका उन्होंने स्थल निरीक्षण करना है। दूसरा, उन्होंने देहरादून में जो केंद्र के जो योजनाएं उनके विभाग से संबंधित है उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नए कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे और पहले ही नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर सड़क है, दूसरे जो हमारे स्टेट हाईवे थे उनको नेशनल हाईवे में किया है, बड़े बड़े ब्रिज उन्होंने सैंक्शंस किए हैं। तो उनका उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह और प्रेम है और जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है, कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है, राज्य की जनता भी उनके कार्यक्रमों को लिए उत्साहित है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनको भी संबोधित करने का काम करेंगे। तो सहयोगी हितेश त्यागी लाइव बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। हितेश, नितिन गडकरी पहुंचने वाले उत्तराखंड, कौन कौन सी बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिलने वाली हैं और पूरा कार्यक्रम क्या है? हितेश जी बिल्कुल, देखिए कल जो नितिन गडकरी है केंद्रीय मंत्री हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उनका हालांकि भी मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वह दिल्ली देहरादून जो हाईवे है उसका निरीक्षण करेंगे। ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो बड़ी सौगातें नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी है उनका भी निरीक्षण करेंगे। और स्टेट हाईवे की बात करें, क्योंकि स्टेट हाईवे जो अभी चल रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उनके अधिकारियों के साथ नितिन गडकरी समीक्षा बैठक करेंगे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं नितिन गडकरी के जिनको लेकर नितिन गडकरी उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंत्रणा करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेंगे। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार ऑल वेदर रोड हो या फिर स्टेट हाईवे हो या फिर दिल्ली देहरादून हाईवे की बात करें, क्योंकि सड़कों का जाल जिस तरीके से उत्तराखंड को मिला है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं अगर हम चार धाम यात्रा की बात करें तो चार धाम में आने वाले यात्रियों कहीं ना कहीं सुगमता का जो महसूस लोगों को हुई है, आसानी हुई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो नितिन गडकरी है जो उत्तराखंड आ रहे हैं, उनके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी उनका मिलने का जो कार्यक्रम वो भी प्रस्तावित हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश के कारण आफत है। मौसम विभाग ने अलर्ट अब जारी किया। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। इस समय उत्तराखंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार चमोली जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ जमा हो गई है। जोशीमठ की ऊंची चोटियों में लगातार कुछ दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में ठंड ने अब दस्तक दे रही है। जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है।
जिसके चलते कई दिनों से स्थानीय ग्रामीण अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों से लगातार बर्फबारी। इस समय उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सहयोगी संजय पुंडीर पूरी जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है, कब तक लोगों को इस आफत का सामना करना पड़ेगा? संजय, देखिए सागर, लगातार ही हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरी तरह जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि लगातार ही पहाड़ों में जिस तरह बर्फबारी होती है तो इसका असर सीधा सीधा मैदानी जिलों में भी पड़ता है, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो तापमान में भारी गिरावट हो जाती है। ऐसे में जोशीमठ और चमोली क्षेत्र में लगातार ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देख सकते हैं। तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि लगातार जो चोटियां है वो सफेद रंग से ढकी हुई है, यानी बर्फबारी से पूरी तरह ढक चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार बर्फबारी होने से जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं है वो भी पूरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर रहे थे और बैठक में अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे थे कि जो चारधाम यात्रा की तैयारी है वो पूरी तरह दुरुस्त हो, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब लगातार ठंड होती है, बर्फबारी होती है, ऐसे में व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। सागर, ठीक है, लेकिन मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया निचले इलाकों के लिए, क्योंकि वहां पर तो ठंड इस समय बढ़ गई है? देखिए सागर, लगातार ही मौसम विभाग ने कई जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। उसमें कहा गया था कि बारिश भी लगातार हो सकती है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो भी सही साबित हुई है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया था तो मैदानी जिलों के लिए बारिश के लिए किया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तमाम जनपदों में लगातार बारिश देखी जा सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। ऐसे में लगातार ही जो जिला अधिकारी है वो तमाम इंतजामात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां भी जो जिला अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि इन दिनों चारधाम यात्रा भी महज अब 1 हफ्ते से कम समय शेष रह गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारी भी करनी जरूरी है और व्यवस्थाएं भी देखनी बेहद जरूरी है। सागर, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और NHAI के अधिकारियों को तय समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान SSP अजय सिंह, ADM PL शाह और SDM पूरन सिंह राणा समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे, जिस वजह से ट्रैफिक की काफी समस्या उत्पन्न होती है। चारधाम यात्रा का हरिद्वार पहला पड़ाव है, जिसका निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। उत्तराखंड सरकार के हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी योजना को हरी झंडी दे रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश अब दिखाई दे रहा है। आज व्यापारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारी को काफी नुकसान होगा। सरकार इसके रूट को चेंज करे, यही नहीं तो व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, सरकार के खिलाफ उग्र विरोध भी करेंगे। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि रोड पर पोर्ट का टैक्सी का रूट निर्धारित किया गया, इससे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। रोड पर कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संत और श्रद्धालु होते हैं, इसलिए व्यापार इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार से अनुरोध किया कि इस रूट को चेंज किया जाए। पोर्ट कार का जो रूट है वो इतना कंजेस्टेड रूट है दलतारा पुल से हर की पौड़ी तक, उस पे पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती हैं, कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? हर रोज अन्य संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कि इस रूट को चेंज किया जाए। व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान है इस पोर्ट कार से अपर रोड पे आने से। व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, मार्केट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो भी DPR बनी है, जो भी सरकार ने, शासन ने DPR बनाई है, अधिकारियों ने हमारे से कोई बात नहीं करी गई, हमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया, जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम निवेदन कर रहे हैं, आज तो हमारा निवेदन है केवल, अगर हमारे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो हम इस पोर्ट कार का पूरी जोड़ तोड़ विरोध करेंगे और इसे अपर रोड पे नहीं आने देंगे।
अभी हम कोरोना से भी नहीं उभरे। एक नई चीज हमारे ऊपर ये पोर्ट कार्ड लाके रख दी गई है। अभी हम कर्जे से मुक्त भी नहीं हुए, हमारा व्यापार फिर खत्म करा जा रहा है। 3 साल की ये योजना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल हम क्या से कहाँ कमाएंगे। वहीं खबर अब लक्सर से। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव के पंचायत घर को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक शख्स ने पिछले 10 सालों से पंचायत घर पर कब्जा किया हुआ है। शिकायत के बाद तहसीलदार ने खंड विकास अधिकारी और कोतवाली पुलिस को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। महिलाएं हमारे यहाँ पे मेरे गांव से है, मुंडाखेड़ा खुर्द से। मामला ये है कि जो मेरे यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो पंचायत घर है, उस पंचायत घर पे पिछले 10 वर्षों से एक शकील नाम का व्यक्ति पिछले 10 साल से रह रहा है अपने परिवार के साथ। आज की स्थिति ये है, कई बार हमने बीडीओ साहब को भी कहा, एसडीएम साहब को भी कहा और जो दूसरे अधिकारी हैं उन्हें भी कहा है कि भाई ये पंचायत की संपत्ति है, इस संपत्ति को खाली होना चाहिए, क्योंकि सारे विकास कार्य वहीं पे बैठ के होंगे। अगर वहीं पे हमें बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो हम कैसे उस विकास कार्य को कर पाएंगे। महिलाओं की दिक्कत ये है कि जो उस शकील की पत्नी है, इनका कहना है कि वो बहुत बदतमीज़ है। वो क्या काम करती है, काम धंधा तो कुछ करती नहीं, उल्टे सीधे जितने भी महिलाएं हैं मोहल्ले पड़ोस की, उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है और कहती है कि इसने मेरी लड़की के साथ उल्टा सीधा कर दिया, मेरी लड़की छेड़ दी, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है उसकी तरफ से। कई बार वो थाने में भी चली गई, कई लड़कों को उसने जेल भी पुछवा दिया। एक पुरुष को तो उसने मेरे हिसाब से 4-5 महीने जेल में भी रखा है। मेरा कहना ये है कि देखो कौन क्या है नहीं है उस बात की वो नहीं है, मेन चीज़ ये है कि वो पंचायत की संपत्ति है। मैं ग्राम प्रधान हूँ, पिछले 6 महीने से मुझे बने हुए हो गए, आज तक एक दिन भी मैं अपने पंचायत घर में नहीं बैठ चुका हूँ, ना मुझे बैठने की स्थिति में है वहाँ पे। सर हम आए ग्राम मुंडाखेड़ा खुद से, वहाँ पे एक शकील नाम का व्यक्ति वो पंचायत घर में रहता है और जो उसकी औरत है वो इतनी बदतमीज है, वो मतलब कि आपस में लड़ती है और लड़कों पे रेप का केस लगा देती है। ये कम से कम 4 फेरी हो चुका है इसका। हमारे ताऊ का लड़का हमारे पुणे काम करता है, वहाँ से परसों ही आया और आपस में मुठभेड़ हुई औरतों में और उसका रेप केस में बिना वजह से ही नाम लिखवा दिया। वहीं अब बात करेंगे हरिद्वार की। रुड़की के डाडा जलालपुर में हनुमान जयंती निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव जैसे हालात बन गए, जिसको देखते हुए हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे एसएसपी अजय सिंह भगवानपुर के थाने पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों को बुलाकर शोभा यात्रा निकालने को लेकर जानकारी ली गई। दरअसल पिछले साल शोभा यात्रा में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया था। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन इस बार अलर्ट मोड पर है। हाँ देखिए, काफ़ी सारे धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर कुछ इशू चल रहे थे यहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में डाडा जलालपुर में। इस माननीय जिलाधिकारी महोदय और सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई है। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र के गांव के लोग मौजूद लोग हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया बैठक में और दोनों पक्षों से सभी पक्षों राय मशवरा किया गया और रूट को जो है असेस किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासनिक जो निर्णय होगा उस संबंध में सबको अवगत करा दिया जाएगा। ये टाटा जलालपुर में जो हनुमान जयंती पर अनुमति के संबंध में इसमें सभी पक्ष के लोगों को बुलाया गया था, उनसे विस्तार से बातचीत कर ली गई है। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम पुनः गांव में भेजा गया है पूरे स्थिति का आकलन करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें निर्णय करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। सभी परिस्थितियों पर विचार हो गया है, दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है। इसके बाद मौके का आकलन करने के लिए भी यहाँ से अधिकारियों की टीम भेज दी गई है गांव में। उसको देखने के बाद जैसा मैंने बताया हम लोग पुनः रिव्यू करके तब अंतिम निर्णय लेंगे कि हमें वहाँ क्या करना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।